चले भाई स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोग जो है वो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे। तो अभी हम देखते हैं जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा है मई 2011 पेपर 2 वेरिएंट 1। तो हम ये अपने पास लिख लेते हैं जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मई 2011 पेपर 2 वेरिएंट 1। हमारी बुक के अंदर ये क्वेश्चन जो है ये पेज नंबर 67 के ऊपर है, राइट। 66 के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर ये 33 है। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, राइट। अच्छा भाई, देखते क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या बातें करता है और उसके बाद फिर हमें क्या क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। आप लोग अपनी बुक के अंदर इस क्वेश्चन को निकाल लीजिए ताकि आप लोगों को भी कोई मसला ना हो। क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा हूँ तो जितनी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ मेरे साथ साथ आप भी लिखा करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके सही से। अच्छा भाई, सबसे पहले तो बात करना स्टार्ट करता है, बोलता है कि कोई लार्गोस है लिमिटेड प्रोड्यूस या प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कैमरा। ये सिक्योरिटी कैमरा बनाते हैं OJO1, OJO2 एंड OJO3, यानी कि इनके कैमरास के नाम है अजीब से जो भी है। अब इसको जैसे भी पढ़ेंगे ओजो पढ़ें OJO पढ़ लें, मुझे नहीं पता। लेकिन खैर ये 3 टाइप के कैमरास बना रहे थे। सही, कोई मसले की बात नहीं है। यानी कि 3 टाइप के कैमरास बना रहे हैं तो 3 डिफरेंट तरीके से काम हो रहा होगा, 3 डिफरेंट तरीके से प्रॉफिट आएंगे। अगर इनके आप इंडिविजुअली निकालें और पूरा एक साथ निकालेंगे तो फिर सबको एक साथ मिला लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा भाई, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर हमें क्या देता है, हमें बोलता है OJO1, OJO2 और OJO3 की जो फोरकास्ट डिमांड यूनिट्स है। फोरकास्ट डिमांड यूनिट का मतलब क्या है कि ये इतनी सेल्स करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भाई या ये समझते हैं कि इनके जो OJO1 है उसके 1000 यूनिट्स बिक जाएंगे, 700 यूनिट OJO2 के और 400 यूनिट OJO3 के बिक जाएंगे। ये ऐसा है, ये लोग इस तरीके से सोचते हैं। यानी इन्होंने बजट बनाया हुआ है। इनके जो बजटेड सेल्स यूनिट है, फोरकास्ट डिमांड बजटेड सेल्स यूनिट, मतलब सेम ही बात है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये इस तरीके से सेल किया करेंगे। अच्छा भाई, अब आगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो बताते हैं कि ये 400 का बिकेगा, ये 450 का बिकेगा और ये 550 का बिकेगा। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट जो डायरेक्ट मटेरियल लग रहा होगा वो OJO1 पे 150 का लगेगा, OJO2 पे 170 का लगेगा एंड OJO3 पे 241 का डायरेक्ट मटेरियल लगेगा एक यूनिट पे। याद रखिएगा, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये पर यूनिट है। ये जितने भी डायरेक्ट मटेरियल है ये डायरेक्ट मटेरियल है, इसको रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल ही होता है, राइट। और इसी तरीके से जो सेलिंग प्राइस है वो भी आपको पर यूनिट गिवन थी। इसी तरीके से आगे बोलता है डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर क्या ले रही है, एक इस यूनिट को बनाने के 100, इस यूनिट को बनाने के 150 और इस यूनिट को बनाने के 175 ले रही है। ये भी आपको पर यूनिट डायरेक्ट लेबर गिवन है। आगे बात करते हैं। तो आगे बोलता है वेरिएबल ओवरहेड्स। अच्छा, अब ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स आपको गिवन है ये अगर आप देखें तो ये भी पर यूनिट है। एक यूनिट बनाते हो OJO का तो 50 का वेरिएबल ओवरहेड आता है, 60 का 2 पे आता है और 70 का 3 पे आता है। तो ये वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं पर यूनिट। और फिर अगर आप देखें तो आपको फिक्स कॉस्ट दी हुई है और ये जो फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है ये भी पर यूनिट ही दिखा रहा है। OJO बनता है तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती है 50, ये कितनी आती है 60, इस पे कितनी आती है 60। ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू आपका OAR ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, आपकी आसानी के लिए कि आपको कैलकुलेट ना करना पड़े, कोई और इन्फॉर्मेशन ना दे, एंड सिंपल एज इट इज। तो अभी तक तो एग्जामिनर ने हमसे बड़ी नॉर्मल नॉर्मल सी सीधी बातें करी और उसने बोला कि भाई ये तमाम इन्फॉर्मेशन है, ये सारी स्क्रीन पे जो मेरे सामने अभी आ रही है। अच्छा, अब आगे बोलता है labor is highly skilled and may be used to produce any of the 3 type of security cameras। बोल रहा है कि लेबर जो है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड रखती है तो वो तीनों में से किसी भी टाइप का यूनिट बनाती है। तो आपको अलग से किसी के लिए लेबर लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो लेबर होती थी वही 1 भी बनाती थी, 2 भी बनाती थी, 3 भी बनाती थी। अच्छा भाई, रिक्वायर्ड देखते हैं कहां से स्टार्ट कर रहा है। सबसे पहले तो बोलता है रिक्वायर्ड, सबसे पहला रिक्वायर्ड अगर हम इसका देखें तो बोलता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द फोरकास्ट कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट और लॉस मेड बाय 1 यूनिट। कहना ये चाह रहा है
कि मुझे कैलकुलेट करके बताएं कंट्रीब्यूशन एंड मुझे कैलकुलेट करके बताएं प्रॉफिट। कैसे? एक यूनिट का, यानी कि एक यूनिट के ऊपर क्या प्रॉफिट, वो क्या कंट्रीब्यूशन और क्या प्रॉफिट आएगा ईच टाइप ऑफ कैमरास प्रोड्यूस। अच्छा भाई, मैं यहाँ पे समझ गया कि इसने मुझे कंट्रीब्यूशन निकालने को बोला और उसके बाद इसने मुझे बोला कि भाई फिर आपने क्या करना है, इसमें से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा, अब याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन निकालना है यानी कि मुझे किस तरफ ले गया, ये मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ ले गया। और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर मुझे पता है कि कंट्रीब्यूशन जो निकलता था, कंट्रीब्यूशन, अब आप सोचिएगा जरा, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन जो निकलता था वो सेल्स में से जब मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देता था, या चले मैं इसको पूरा पूरा करके लिख लेता हूं, टोटल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को जब मैं माइनस करता था तो मेरे पास आ जाता था कंट्रीब्यूशन, राइट। अभी एग्जामिनर ने बोला है कि कंट्रीब्यूशन तो कैलकुलेट करना है, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है, सिंगल यूनिट का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। दो तरीके हैं इसको निकालने के, दो तरीके हैं इसको निकालने के। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, उसको डिवाइड कर लेते हैं यूनिट से, तो आपको पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पता लग जाता। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप सारी चीजें पर यूनिट ले लें, यानी कि सेलिंग प्राइस ले लीजिए पर यूनिट, टोटल सेल्स के बजाय एक यूनिट की सेलिंग प्राइस ले लीजिए, उसको माइनस कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर यूनिट के बारे में बात कर रहा है। ऊपर मुझे इसने जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन इसने मुझे दी हुई थी, वो दी हुई भी कितनी थी, वो उसने मुझे पर यूनिट ही दी हुई थी। इसका मतलब मैं इस तरीके से इस कंट्रीब्यूशन को निकाल सकता हूँ। और उसने बोला था कि जो आप ये प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो भी पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे पास आ जाएगा, इसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा, प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा, राइट। तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी बातें पूछ रहा है मुझसे, मुझसे अभी तक इसने कोई मुश्किल काम करवाया ही नहीं। तो मैं बोलता हूँ चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं और इस चीज को बनाना स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें लिख आउट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि भाई जो हमारी सेल्स प्राइस थी वहां से स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास कितने कैमराज हैं, हमारे पास हैं एक ओजियो 1, 2 और 3, हमारे पास 3 कैमराज हैं। इसका मतलब हमें कॉलम्स उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली बनाने पड़ेंगे। तो हम बना लेते हैं, पहले तो 3 बड़े कॉलम्स बना लेते हैं, एक छोटा छोटा बनाते हैं, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तो है नहीं, इतना इतना बना लेते हैं, दूसरा, तीसरा, राइट। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन आप उसके लिए छोड़े, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब आपके पास कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के बहुत इजी तरीके मौजूद हैं यहाँ पे, तो हम उस तरीके से स्टार्ट कर देते हैं। पहला जो कैमरा था उसका नाम था OJO1, दूसरा कैमरा था OJO2 और तीसरा कैमरा था OJO3। तो हम इस तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं, ये हमारे डॉलर्स हैं। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने काम को करना स्टार्ट कर दिया यहाँ से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं सेल प्राइस क्या थी। तो सेल प्राइस रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं पहले, सेल्स प्राइस। तो इन्होंने ऐसा सोचा हुआ था, अब जरा आप आए और आप देखें, तो जो पहला यूनिट है वो कितने का बेचेंगे, 400 का बेचेंगे, दूसरा 450 का, तीसरा 550 का। तो तीनों की आपको सेल प्राइस पता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 400, 450 एंड 500। तो सेल प्राइस तो मुझे पता थी। अब इस सेल्स प्राइस में से, यानी कि सेल प्राइस पर यूनिट में से मैं क्या करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को बाहर निकाल दूंगा। तो इसमें से हम निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, सबसे पहले तो आपको रॉ मटेरियल दिया हुआ था, तो हम वो लिख लेते हैं रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर, और उसके बाद फिर दिया हुआ था वेरिएबल
प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स ही होते हैं अगर इसने खाली वेरिएबल ओवरहेड्स भी लिखा हुआ हो तो। ये देखिए तीसरी 3 कॉस्ट लेने के बाद 1, 2 और 3 इस वाली कॉस्ट को शामिल नहीं करेंगे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हुए, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता था कि ये कॉस्ट जो है ये वो नहीं है, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा बोला करता था। 550 है, ठीक है 550 लिख लेते हैं, 550। अच्छा जी, रॉ मटेरियल के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप रॉ मटेरियल देखें तो 150, 170 और 241, राइट। तो हम ये लिख लेते हैं 150, 170 एंड 251, 150, 170 एंड 251 रॉ मटेरियल रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो डायरेक्ट लेबर मौजूद है 100, 150 एंड 175, तो ये रिकॉर्ड कर लेते हैं 100, 150 एंड 175। फिर उसके बाद हमने देखा तो वेरिएबल ओवरहेड्स गिवन है 50, 60 एंड 70, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं 50, 60 एंड 70। तो आप मुझे बताएं ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, पहले की, दूसरे की और तीसरे की। तो वेरिएबल कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लें पहले, तो मुझे ये बताइए कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी आ रही है। ये सही है ना सारी चीजें। 300, क्या चीज 300 बताया बेटा, 150, 200, 300, ठीक है। तो पहले का 300 बताया होगा, ठीक है। दूसरे का बताओ बेटा कितना आ रहा है, 380, ओके। तो दूसरे का 380 आ गया। और तीसरे का बताओ बेटा क्या आ रहा है, 486। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पे कैलकुलेट कर जाएंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बताओ भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है, 241 नॉट 251। ओके, रॉ मटेरियल के बारे में बात हो रही है। 241, तो बेटा देखो 241 के हिसाब से कैलकुलेट किया है, 486 आ रहा है, ठीक है। चलो तो पहला निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो जो पहला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है वो आप कैलकुलेट करें तो वो 100 आ जाएगा, राइट। दूसरा वाला कैलकुलेट करें और तीसरा वाला कैलकुलेट कर लें। पहले तो ये तीनों कैलकुलेट कर लें। 70 सेकंड आ रहा है और 64 थर्ड आ रहा है। तो यानी कि एग्जामिनर ने मुझे पहले तो बोला था कि भाई वलीद सबसे पहले तो तुम मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करके दे दो। तो मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर लूंगा, तो मुझे ऑलरेडी पता लग जाएगा भाई मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है। अच्छा भाई, अब सुनिएगा आगे जरा। मुझे एग्जामिनर ने सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकालने को नहीं बोला था, कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट और लॉस मेड बाय 1 यूनिट ऑफ ईच टाइप। तो इसका प्रॉफिट या लॉस भी निकालना है। अब प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए खाली अब और कौन सी कॉस्ट रह गई है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रह गई है, तो अब वो रिकॉर्ड कर लेंगे 60, 50, 60 एंड 60, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 50, यहाँ पे लिखते हैं लेस फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, जिसको हम OAR भी बोलते हैं प्यार से। तो पहला था 50, दूसरा था 60, तीसरा था 60। तो ये हम सबट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर जाएंगे। तो प्रॉफिट देखते हैं कितने आ रहे हैं। चले जी, प्रॉफिट पर यूनिट। तो पहले का प्रॉफिट आ जाएगा 50, दूसरे का आ जाएगा 10 और तीसरे का आ जाएगा 4। तो देख लीजिए भाई, हम लोगों ने पहले तो ये सारे प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इजी सा था, इजी सा काम करने को बोला था, इजी सा काम मैंने करके एग्जामिनर को दिखा दिया। हाँ
5-8 मार्क्स तो दे ही दिए होंगे उसने मुझे इस काम के लिए। अब आगे देखते हैं, अब आगे एग्जामिनर क्या बोलता है। ये सब क्लियर है, ये सारी बातें क्लियर हैं आपको, ठीक है। मैंने पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला एंड देन फिर सेकंड रिक्वायरमेंट वाज एंड प्रॉफिट पर यूनिट। तो एक यूनिट जब मैं बेचूंगा मार्जिनल के हिसाब से तो मुझे प्रॉफिट कितना होने वाला है 50 का, और एक यूनिट अगर मैं कंट्रीब्यूशन के हिसाब से सोचूं तो फिर कितने का होने वाला है, 100 का होने वाला है। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं। तो यहां तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, आगे देखते हैं। तो आगे बोलता है प्रिपेयर। अब ये दोबारा से बोल रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट करे जा रहा है। प्रिपेयर स्टेटमेंट टू शो द फोरकास्ट टोटल कंट्रीब्यूशन एंड टोटल प्रॉफिट। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि भाई मैंने पहले पर यूनिट कैलकुलेट करवाया था, अब टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय ईच प्रोडक्ट। तो अब आपने क्या करना है, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है और उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस कर देनी है, तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, ये स्टेप ऊपर वाले स्टेप से हेल्प लेते हुए बनेगा। तो दिस वाज पार्ट ए। अभी हम करने जा रहे हैं पार्ट बी। यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट बी। अच्छा जी, अगेन वही सारे काम होने वाले हैं जो पहले हो रहे थे। तो हम बात कर लेते हैं, पहले कुछ लाइंस बना लें और उसके बाद बात करते हैं तो अच्छे लगेंगे। अब ये पार्ट बी करवा रहे हैं, हाँ, बस ये बात याद रखिएगा। चलो, अगेन अब हम टोटल में निकालेंगे सारी चीजें। तो दिस इज OJO1, OJO2 एंड OJO3। तो ये मेरे पास अब 3 लोग हैं। पहले तो मैं निकालूंगा कंट्रीब्यूशन टोटल। अब ये टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना कोई मुश्किल नहीं है, मुझे पता है। मुझे पता है कि जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, एक यूनिट बेचता हूं तो कितने का प्रॉफिट होता है, 100 रुपए का होता है ओजीओ के ऊपर। अगर मैं ये देखूं कि ओजीओ के मैंने कितने यूनिट्स बेचने का सोचा हुआ था, तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं 1000 यूनिट्स बेचूंगा। कितने यूनिट्स बेचूंगा, 1000 यूनिट्स बेचूंगा। तो भाई मैं इसके ऊपर प्रॉफिट कितना कर जाऊंगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन पता लग जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख लूंगा पहले फोरकास्ट सेल्स या फिर बजटेड सेल्स। बजटेड के टर्म यूज करता हूं ताकि आगे के सवालों में भी आपको आसानी रहे। सो द बजटेड सेल्स वर कितनी 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 थी। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पहले की हैं 1000। ओके, अच्छा, इसके अंदर यार मुझे ऐसा फील होता है कि हमें 2 कॉलम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें बाकी चीजें तो लिखनी ही नहीं है। तो मैं एक एक ये वाले जो कॉलम्स है ना, ये मिटा रहा हूँ, सही है, ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं एक एक कॉलम ही बना लेता हूँ सीधा सीधा, क्योंकि ज़्यादा वर्किंग ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। मुझे पता है मेरी बजटेड सेल्स कितनी कितनी थी, 1700, 1700 एंड 400 एंड 400। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो पहले का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, आप ऊपर से देख सकते हैं 100। दूसरे का कंट्रीब्यूशन है 10 और तीसरे का कंट्रीब्यूशन है कितना, 4। चलो, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पहले तो कंट्रीब्यूशन इनके सबके, टोटल कंट्रीब्यूशन, राइट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं नीचे टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। सो टोटल कंट्रीब्यूशन हम लोग कैलकुलेट करें तो पहला आ रहा है मेरे ख्याल से 1 लाख का। ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 7। यार ये मैंने इसको 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, शेट मैंने गलती कर दी ना। ये कंट्रीब्यूशन थोड़ी, ये तो प्रॉफिट आ गए थे ना। कंट्रीब्यूशन इसका कितना था, 70 था इसका तो। ओके बेटा, जरा ये कैलकुलेट कर लो, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना था, 64 था। चलो जरा ये कैलकुलेट कर लो और मुझे सबके आंसर्स बता दो। हाँ वो सही है, मैंने पहला वो 100 लिखा और बाकी मैंने नीचे वो प्रॉफिट देख लिए थे, सही है। तो बताओ, पहला तो 1 लाख आ जाएगा, दूसरा मेरे ख्याल से 14
समथिंग आएगा, 14,000 आएगा, नहीं मेरे ख्याल से 7 7 49, तो 49,000 आना चाहिए मेरे ख्याल से। देख लो 49,000। और तीसरे का जरा कैलकुलेट कर लो बेटा, तीसरे का बताओ कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। एक लाख 490 के, इतनी बड़ी फिगर हो नहीं सकती, 49 के बेटा जरूर हो सकती है। थर्ड इज 25,600, ओके 25,600, ठीक है। तो ये मैंने अपने तमाम जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो निकाल लिए। अब मैं क्या करूंगा इसमें से, अब मुझे माइनस करनी है इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये फिक्स कॉस्ट किस तरीके से लेस की जा सकती है, सबसे पहले हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी हुई थी, और वो कितनी दी हुई थी, 50 दी हुई थी। ये जो फिक्स कॉस्ट थी मेरे पास, इसके बारे में एग्जामिनर ने मुझे और कोई बात बोली है, ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर हम टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो ये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो यूनिट से, इसको मल्टीप्लाई कर दो यूनिट से, इसको मल्टीप्लाई कर दो यूनिट से। तो यूनिट्स कितने हैं, 1700 एंड 400। तो हम ये तीनों की फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो तीनों की फिक्स कॉस्ट आप लोग कैलकुलेट करो पहले, और मुझे बताओ कितनी आ रही है। पहले तो ये 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये तो हो जाएगी आपकी 50,000, राइट। बाकी दो जरा कैलकुलेट करो तुम लोग, ये यहां से देखते हुए जरा कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ कितना कितना आ रहा है। 60 इंटू 700 करो और 60 इंटू 400 करो, फिर जल्दी जल्दी से करना। 42 एंड 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 42,000 और यहाँ पे आ जाएगा 24,000। सर ये तो आप जब मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल करते थे तो जो फिक्स्ड ओवरहेड्स आप लिया करते थे वो तो एक्चुअल लिया करते थे, तो आपने यहाँ पे एक्चुअल तो नहीं लिए। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि इफ एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स आर नॉट प्रोवाइडेड, वी विल assume that budgeted fixed overheads are equal to actual fixed overheads। तो मैंने वही कर लिया, मैंने एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को ऐसे सोच लिया है कि जो बजट फिक्स ओवरहेड है वो इक्वल है बजट फिक्स ओवरहेड के ही, तभी एग्जामिनर ने मुझे नहीं दिया। तो मैंने यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर लिया 50,000, 42,000 एंड 24,000, राइट। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। तो अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट अंडर मार्जिनल, चलो भाई पहला तो आ जाएगा 50,000, दूसरा आ जाएगा 42, 49, 7,000 मेरे ख्याल से, और जो आपके पास तीसरा आएगा वो कितना आएगा आपके पास, कैलकुलेट कर लो यार, मेरे ख्याल से तीसरा 1600, ओके 1600 आ रहा है, राइट। तो हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया, डन। ये इसने हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करवाने थे, हमने ये टोटल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर लिया। जो तो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसकी बेसिस के ऊपर पहले टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला हमने, राइट, वो ये रहा टोटल कंट्रीब्यूशन, और ये हमारे पास आ गया टोटल प्रॉफिट। ये यहां तक जो अभी तक मैंने सारी चीजें करी हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ये दोनों भी क्लियर हैं, आगे बात कर सकते हैं। देख लो बेटा एक दफा, सब लोग मुझे बता दें क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, प्लीज सब लोग बताइएगा क्लियर है सबको यहां तक जो हम लोगों ने करा है अभी। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा अब आगे देखते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या बोलता है, पार्ट सी। अच्छा ये पार्ट सी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रेक इवन से रिलेटेड है। यस दिस रिलेट्स टू ब्रेक इवन, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको मैं येलो मार्क कर देता हूँ। दिस विल बी डन इन योर अपकमिंग क्लासेस, जो कि एक पूरा टॉपिक के साथ में पढ़ाता हूँ ब्रेक इवन, ठीक है। और बाकी सारी चीजें
अब आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब आगे हमसे एग्जामिनर क्या बातें करता है। अभी पिछली बातें तो सारी चीजें हो गई, पिछली वाली सारी चीजें हमने देख ली। अब देखते हैं एग्जामिनर हमसे इंपॉर्टेंट बातें क्या करना है स्टार्ट करता है। एग्जामिनर हमसे बोलता है Lagos Limited also operates a factory which manufactures and sell underwater cameras। अच्छा, ये इनकी कोई फैक्ट्री है और वो बोल रहे हैं कि ये कुछ दूसरे टाइप के भी कैमरास बेचते हैं और वो अंडर वाटर हैं, और पता नहीं और कौन कौन से कैमरा बेचेंगे ये। सही है, अब अंडर वाटर तक तो पहुंच गए हैं। तो अब देखिएगा जरा, तो बोलते क्या है ये। बोलते हैं द फॉलोइंग डिटेल्स पर यूनिट आर अवेलेबल फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th ऑफ अप्रैल 2011। अच्छा जी, तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसकी इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं कि एग्जामिनर हमसे क्या बातें करता है। सबसे पहले बोलता है सेल्स प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस इज 700, ये जो अंडर वाटर कैमरा है। वेरिएबल कॉस्ट लगती है इस पे 400 की, एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लगती है आपके पास 100 की। अच्छा, याद रखिएगा अगेन OAR इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। OAR आपको ऑलरेडी सवाल के अंदर गिवन है, क्योंकि जब भी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपको सवाल में गिवन हो, बेटा इसका बिल्कुल अगला पेज है जो क्वेश्चन कर रहा था ना, उसको थोड़ा सा जाग जाओ और वही क्वेश्चन कंटिन्यूएशन की फॉर्म के अंदर है। अच्छा, अब यहां पे आपको ऑलरेडी गिवन है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, दैट इज 100। तो ये OAR गिवन है। जब भी तुम्हें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिवन हो ना, तो फौरन से समझ जाना ये OAR होता है। ये क्या होता है, OAR होता है कि एक यूनिट के ऊपर कितना ओवरहेड का कॉस्ट आता है जब एक यूनिट बनता है। अच्छा, अब बोलता है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड ऑन फोरकास्ट प्रोडक्शन ऑफ 40 कैमरा पर मंथ। कहता क्या है, बोलता है कि जो आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, ये जो आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, ये किसके ऊपर बेस करते हैं, ये बेस करते हैं 40 कैमरास पर मंथ। यानी कि ये एक मंथ के अंदर कितने कैमरास बनाते हैं, 40 कैमरास बनाते हैं, यानी कि 40 कैमरास बनाते हैं एक मंथ के अंदर। मेरे ख्याल से फरवरी मार्च अप्रैल, यस, तो एक एक मंथ के अंदर ये 40 कैमरास बनाते हैं। और इस 40 कैमरास की बेसिस के ऊपर ये क्या चीज कैलकुलेट करते हैं, अपना बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है वो है कितना, तो आप बोलोगे सर ये हर मंथ अज्यूम करते हैं कि 40 कैमरास बनाएंगे, तो 40 को सर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो मेरे ख्याल से सर 4000 आ जाएगा। ये जो 4000 आ रहा है ये हमारा सर बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड है। ये हमारा क्या है, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। और सर अगर आप OAR निकालना भी चाहें तो OAR निकालने का तरीका सर यही हुआ करता था, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय budgeted activity level. So the budgeted production overheads are 4000, whereas budgeted activity level हर मंथ का इनका कितना है, 40 कैमरा आते हैं सर, 40 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा $100 पर यूनिट। तो वही यहाँ पे सवाल के अंदर भी गिवन है। तो इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में बात ऑलरेडी इतनी दफा कर चुका हूँ, तो अभी बात दोबारा से इतनी गहराइयों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बट मैंने फिर भी मेरी एक आदत है, तो मैं थोड़ा सा दोबारा जाके फॉर्मूला लिख के समझा देता हूँ। सही, तो ये यहाँ तक तो ये सारी बात हो गई है। तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई आपका जो बिजनेस है उसका बजट प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है। अच्छा, अब एब्जॉर्ब कितना है, एक्चुअल कितना है, वो तो बाद में देखा जाएगा, बट बजट प्रोडक्शन ओवरहेड हमें पता है। जो हमने बजट करने थे हमारे हिसाब से, जो हमने कैलकुलेट करने थे वो कितने थे, वो 4000 थे एक पीरियड के, यानी कि फरवरी के 4000 होंगे। इसी तरीके से मार्च के भी बजट प्रोडक्शन ओवरहेड 4000 होंगे, और इसी तरीके से अप्रैल की भी 4000 होंगे, क्योंकि मार्च के अंदर भी आप 40 कैमरास बनाते थे। हाँ, आप फरवरी में भी 40 कैमरास बनाते थे, मार्च में भी 40 कैमरास बनाते थे, और उसके बाद अप्रैल में भी 40 कैमरास बनाते थे। तो यानी कि आपने जो बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड सोचे हुए थे वो कितने सोचे हुए थे, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर 4000। ठीक है, अभी इसका कोई खास काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। बोलता है एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट। अब एक्चुअल में कितनी प्रोडक्शन हुई और कितनी सेल्स हुई, अब वो देखते हैं हम फरवरी मार्च और अप्रैल में। अगर हम देखें तो सेल्स हुई है 30, 40 एंड 45, यानी कि ये इन्होंने सेल्स की यूनिट्स बेचे हैं। 30 यूनिट बेचे थे इन्होंने अंडर वाटर कैमरा के फरवरी में, 40 यूनिट बेचे थे इन्होंने अंडर वाटर के मार्च में, एंड 45 बेचे थे अंडर वाटर के अप्रैल में, राइट। उसके बाद बोलता है इन्वेंट्री एट स्टार्ट ऑफ द मंथ, यानी कि वही यार ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, परेशान नहीं होना कोई, स्टार्ट ऑफ द मंथ एंड ऑफ द मंथ ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है। तो भाई ओपनिंग इन्वेंट्री अगर आप देखें तो पहले कितने यूनिट्स पड़े हुए थे, 10। फिर उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आप देखें तो आपके पास यूनिट्स कितने पड़े हुए हैं, 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने यूनिट्स प्रोड्यूस कितने करे होंगे फरवरी के अंदर, बता सकते हो, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। हाँ भाई, फरवरी में
कितने 20 यूनिट्स, ठीक है बेटा, तो 20 यूनिट्स लिख लेते हैं। उसके बाद फिर मार्च में हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे होंगे 45, ठीक है बेटा। और अप्रैल में हमने कितने करे होंगे 50, आप लोगों ने बताया, ये तो सब लोग देख लें, 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करे होंगे, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए ना जितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ उतनी मेरी ये वेरिएबल कॉस्ट आ रही होगी, राइट। तो वो पर यूनिट के हिसाब से आती है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरीज को भी लिखना पड़ेगा एंड फला फला एक्सेट्रा एक्सेट्रा व्हाटएवर। अच्छा जी, तो यहां तक तो हो गई बात सारी, ये तो हमारा सारा गेम हो गया, सारी चीजें। अब एग्जामिनर हमसे क्या बातें करते हैं, एग्जामिनर बोलता है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट टू शो प्रॉफिट एंड लॉस यूजिंग मार्जिनल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट टू शो प्रॉफिट एंड लॉस यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। मेरा आपसे सवाल ये है कि सवाल के अंदर, पूरे सवाल के अंदर एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं दिए हुए, यानी कि उसने बताया नहीं कि एक्चुअल ओवरहेड्स कितने। तो अब हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे कि जो बजटेड ओवरहेड्स थे वो ही आपके इक्वल है एक्चुअल ओवरहेड्स के। अगेन ये चीज आप अज्यूम करके सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी कि जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट बना रहा हूँ और उसके अंदर मुझे एक्चुअल ओवरहेड्स लिखने होंगे तो मैं कौन से ओवरहेड्स लिख दूंगा, बजटेड ओवरहेड्स को, ये मानते हुए कि एक्चुअल नहीं गिवन तो एक्चुअल में भी उतना ही खर्चा आया होगा जितना बजट किया था, बस इतनी सी बात, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम लोग अपना काम करना है स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपनी स्टेटमेंट बनाना है स्टार्ट कर देते हैं। अगेन अब इस बार जो है वो 3 कैमरास के बजाय 3 डिफरेंट मंथ की कैलकुलेशन करवा रहे हैं, तो अगेन कॉलम तो मुझे 3 बनाने पड़ेंगे, तो हम 3 कॉलम्स बना लेते हैं पहले भी, पूरे पूरे एक एक पेज पे बना लेते हैं हम, जितना भी बने, छोटा बने बड़ा बने। यार ये तीनों बराबर नहीं है किसी भी तरीके से, ये तो इंसाफ नहीं हो रहा, इंसाफ करते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं, तो 3 डिफरेंट मंथ्स हैं, तो 3 डिफरेंट कॉलम्स बना लेते हैं और फिर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। शायद कोई छोटा मोटा बड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन खैर कोई परेशानी की बात नहीं, कोई इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो बात करना स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्या बना रहे हैं, अभी हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एंड देन फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, राइट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल, राइट। तो मार्जिनल के थ्रू हम लोग काम करने वाले हैं। अच्छा भाई, पहला मंथ जो था हमारा वो फरवरी था, उसके बाद फिर फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च आता है, ओके। मार्च था और फिर अप्रैल, राइट। ये आपके पास 3 मंथ्स थे, तो अब इन 3 मंथ्स के ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स। तो सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपने सेलिंग प्राइस क्या डिसाइड करी हुई थी, 70 डिसाइड करी हुई थी, राइट। अब आप लोग कैलकुलेटर उठाओ बेटा और लिखना शुरू करो। पहले फरवरी में कितने यूनिट्स बेचे थे, 30, तो 700 इंटू 30। दूसरा में कितने बेचे थे, 700 इंटू 40। और तीसरा में कितने बेचे थे, 45, तो यानी कि 700 इंटू 45। तो तीनों को बेटा जरा कैलकुलेट कर लो और मुझे स्क्रीन पे लिख दो ताकि मैं उधर जाके रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूँ उसको। तो ये आपको पता है कि आपने सेल्स रिकॉर्ड करनी है, तो जाहिर सी बात है जितने यूनिट्स आपने बेचे होंगे उसके हिसाब से ही सारा काम हो रहा होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 21,000, 21,000। फिर दूसरा मुझे बताया गया है 28,000, ठीक है। और तीसरा मुझे बताया गया है 31,500, 31,500। तो मैंने ये तो तीनों लिख लिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल हो रही है। अब वेरिएबल कॉस्ट देखूंगा सवाल के अंदर क्या क्या थी, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, अब तो सवाल ही आसान हो गया, मैं आपको ऑलरेडी इतनी चीजें करवा चुका हूँ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 400 है, राइट। अब आप यहाँ पे देखें तो आपने
यूनिट्स जो प्रोड्यूस करे थे उसी हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो पहले कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे थे 20, तो 20 इंटू, मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे करके लिख देता हूँ, इंटू 400, 45 इंटू 400 एंड 50 इंटू 400। तो आपको यहाँ पे तो वेरिएबल कॉस्ट पता लग जाएगी। लेकिन उससे पहले, वेरिएबल कॉस्ट से पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिखनी पड़ेगी ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी, पहले उसके बारे में बात करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर उसके बाद हम लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स, और उसके बाद हम लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। चलो भाई, अब सबसे पहले तो बात करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री की। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी? क्या आपको ये पता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर आपके पास यूनिट्स कितने थे? सर 10 यूनिट्स थे। इस 10 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? इस 10 को मल्टीप्लाई किससे करोगे ओपनिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए? सर हम अभी बना रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट, यानी कि हम मार्जिनल कॉस्ट को यहां पे दिमाग में रखेंगे। यानी कि जब मुझे यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मैं मार्जिनल रेट के थ्रू कैलकुलेट करूंगा चीजों को और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू से, और इसी तरीके से क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू से भी। अच्छा, अगर आप नोटिस करें तो मार्जिनल रेट कैसे निकलता था? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। अच्छा, अब आप पूरे सवाल के अंदर देखें तो इस सवाल के अंदर ना डायरेक्ट मटेरियल ना डायरेक्ट लेबर है, यहाँ पे खाली वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं आपको। सीधा सीधा सवाल छोटा करने के लिए सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं। तो वो कितने दिए हुए? 400। तो मार्जिनल रेट भी कितना हो जाएगा सर? 400 ही हो जाएगा फिर तो, क्योंकि ना डायरेक्ट मटेरियल ना डायरेक्ट लेबर है, वो इनमें मैं प्लस कर देता। और अगर सर मैं एब्जॉर्प्शन रेट निकालता तो इसके अंदर फिक्स ओवरहेड पर यूनिट भी ऐड कर देता, लेकिन जाहिर सी बात है मैं तो अभी मार्जिनल रेट निकाल रहा हूँ। तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 400 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 400 से। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 400 से। इसी तरीके से क्लोजिंग इन्वेंट्री के भी यूनिट्स को इससे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मार्जिनल रेट से 400। इसको किससे? मार्जिनल रेट 400। इसको किससे? मार्जिनल रेट 400 से। काम आसान हो जाएगा मेरा। ये तीनों चीजें मुझे पता लग गई। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 400 इंटू 10, तो ये मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 4000 पहले की। तो राइट, फिर उसके बाद दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो 0 इंटू 4000, इसकी तो ओपनिंग इन्वेंट्री 0 हो जाएगी भाई। फिर उसके बाद तीसरे की ओपनिंग इन्वेंट्री की बात करते हैं। तो 5 4 5 तो ये कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 20 और 20 2000। फिर उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स की। तो वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे पास कितने कितने आ रहे हैं? पहले हम वेरिएबल ओवरहेड्स निकाल लेते हैं। 20 इंटू 400, तो 2 4 जा 8 होता है, तो 8000 होना चाहिए, राइट। उसके बाद फिर दूसरा जो है 45 इंटू 4, तो जरा ये कैलकुलेट करो। 45 45 4 5 9 18 18000 16000 क्या आ रहा है? ये क्या बताया मुझे? 4 के 16 के 18 के, ये क्या बताया? अच्छा चलो, तो ये आ रहा है हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड 18000 का। और तीसरा वेरिएबल ओवरहेड जो हम लोगों ने कैलकुलेट करना था वो 50 इंटू 400 करना था। तो 50 इंटू 400 कर लो, तो मेरे ख्याल से 20,000 बन जाएगा, राइट। अच्छा भाई, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हमें रिकॉर्ड करनी है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले तो 0 यूनिट्स थे, मल्टीप्लाई बाय 400, तो 0 ही हो जाएगी ये तो, राइट। तो इसके अंदर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये मैं यहाँ पे एक साथ ही लाइन खींच लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा भाई, दूसरे की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी आ जाएगी? तो वो हमें देखनी पड़ेगी 5 इंटू 400, राइट। तो कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 400, यानी कि 2000 ही होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और इस लास्ट वाले की हम निकाल लेंगे। तो इसकी कैसे निकलेगी क्लोजिंग इन्वेंट्री? 10 इंटू 400, तो वो कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल से 4000 आ जाएगा, राइट। तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री इसकी आ जाएगी 4000। चलो, सबसे पहले तो तुम लोग मुझे वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे बताओ, रेट कितना आ रहा है ये सारा माइनस करके? 4000 प्लस 8000 माइनस 0, तो ये तो 12000 ही हो जाएगा। इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, तो 12000 आ गया मेरे पास, राइट। ये वाला बताओ बेटा कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो। 18000 माइनस 2000, ये भी वैसे मैं खुद ही कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज 16000।
और उसके बाद फिर ये 22,000 और मेरे ख्याल से ये 18,000 हो जाएगा। बहुत इजी फिगर्स दी हुई है मेरे ख्याल से, मतलब सही है, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ ऐसी फिगर्स ही देनी चाहिए एग्जामिनर, कोई बच्चा कम से कम कैलकुलेटर यूज करे ताकि पेपर तो जल्दी से कर सके। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास आ जाएगा भाई, क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस कर दी तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। भाई जो कंट्रीब्यूशन हमारे पास आएगा तो 12,000 में से ये माइनस कर दो यार सारी चीजें, 21,000, 16,000 एंड 18,000, 12,000, 16,000, 21,000 माइनस कर दो और मुझे जरा आंसर्स बताओ कंट्रीब्यूशन कितने आ रहे हैं। पहले तो 12,000 माइनस कर देंगे, तो मेरे ख्याल से 21 में से 12 माइनस करें तो कितना होना चाहिए, 9,000 होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, उसके बाद फिर हमें 28 में से अगर हम 16 माइनस करें तो 12,000 होना चाहिए। और इसी तरीके से 31,500 में से 18,500, 14,500, 13,500, 13,500 मेरे ख्याल से, देखो 13,500 आ रहा है, ओके 13,500 ये कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हम इसमें से क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट की हेडिंग लिखेंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास और एक ही है, तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे लिख देते हैं, लेस फिक्स कॉस्ट, राइट। अच्छा भाई, लेकिन हमें ये बात पता है, हम यहाँ पे एक्चुअल रिकॉर्ड करते हैं, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट या फिक्स्ड ओवरहेड्स रिकॉर्ड करते हैं, बट एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो हम कौन से फिक्स्ड ओवरहेड्स ले लेंगे, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड ले लेंगे। वो कितने के थे, 4,000 के थे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4,000। तो बेटा ये देखो, मैंने 4,000 यहाँ पे लिखा, 4,000 यहाँ पे लिखा और 4,000 यहाँ पे लिखा, डन। अच्छा भाई, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हम सबको आपस में माइनस कर लेंगे और हमें पता लग जाएगा कि हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले का तो बन जाएगा 5,000, दूसरे का बन जाएगा 8,000 और तीसरे का बन जाएगा 4, 10, 9, 500। तो ये मैंने प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लिए, ये मेरे प्रॉफिट्स भी आ गए। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो आप पहले मुझसे पूछे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सब क्लियर है तो मुझे लिख दो कि सर हाँ सारी चीजें ये क्लियर है, इसमें कोई मसला नहीं हुआ। सब क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, यहां तक क्लियर है। देखो ये जो अभी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसमें बस मेरे साथ एक फ्लो बना के चलना है, ये फ्लो वाली क्लास है, ये गो विद द फ्लो है। आप अब ये इस वाली क्लास के अंदर, जैसे पिछली वाली क्लास के अंदर आप बिल्कुल घुसे हुए थे कि भाई हाँ एक एक चीज में करूँ, एक एक चीज में करूँ, ये फ्लो वाली क्लास है। ये ऑलरेडी आप चीजें आप समझ चुके हो। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इन तमाम चीजों को जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रही हैं, आप बस एक फ्लो के साथ करते जा रहे हो, सही। तो दिस इज द गो विद द फ्लो क्लास, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक ये मार्जिनल कॉस्टिंग तो बना ली थी। अब इसी तरीके से एग्जामिनर ने हमें बोला था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कैसे काम करना है। तो हम लोग अब प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन अब ये जो मैं प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहा हूँ, ये कौन सी कॉस्टिंग इस्तेमाल करके बनाऊंगा, ये मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल करके बनाऊंगा। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू सारी बातें की जाएंगी। अच्छा भाई, सबसे पहले तो अगेन वही काम करेंगे, सारी मेहनत वाला, लाइनें खींचने का। पता है, पढ़ाई में सबसे मुश्किल काम होता है लाइंस खींचना, सबसे ज्यादा गुस्सा आता है लाइंस खींचने में। उसके अलावा बाकी काम करने में तो बड़ा मजा आता है, बस ये लाइंस है ना, ये अजियत होती है जिंदगी की। चलो भाई, अब इसकी भी प्रॉफिट स्टेटमेंट बना देते हैं। जाहिर सी बात है, इसकी प्रॉफिट स्टेटमेंट उसकी प्रॉफिट स्टेटमेंट में फ़र्क होता है, तो बस वो फ़र्क आप एक दफ़ा अच्छे से समझ जाए, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे आपका काम होगा। चलो बेटा, पहला है फेब्रवरी, दूसरा मार्च, तीसरा अप्रैल, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे आ जाएंगे डॉलर्स। चलो भाई, हम स्टार्ट करते हैं काम करना, और सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं सारी सेल्स। तो सेल्स तो वही सेल्स होंगी जो पीछे थी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। तो सेल्स कितनी कितनी थी हम देख लेते हैं पीछे जाके, 21,000, 28,000 एंड 31,500। तो ये लिख लेते हैं 21,000, यहाँ लिख लेते हैं 28,000 और यहाँ लिख लेते हैं 31,500। अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे,
लेस करेंगे। लेस क्या क्या चीजें करनी है यहाँ पे, हम हेडिंग लिखेंगे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर सबसे पहले तो अगेन आपने दो सी से स्टार्ट करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री से। ओपनिंग इन्वेंट्री, अब जो गधा बच्चा होगा वो जल्दी जल्दी से पीछे से ओपनिंग इन्वेंट्रीज देखेगा, वो यहाँ रिकॉर्ड कर देगा, वो गलती कर जाएगा। ये जो आपने ओपनिंग इन्वेंट्रीज वैल्यू करी थी, ये किसके ऊपर करी थी, 400 की वैल्यू पे करी थी, और ये 400 क्या था, ये आपका मार्जिनल रेट था। अभी आपको क्या चाहिए, अभी तो आपको सवाल के अंदर मार्जिनल रेट थोड़ी चाहिए, अभी तो आपको सवाल के अंदर एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए। तो अब आप एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलता है, एब्जॉर्प्शन रेट, तो भाई एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का कोई मसला थोड़ी है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो आपको सवाल के अंदर खाली वेरिएबल ओवरहेड्स ही गिवन है, वो कितने के हैं, 400 के हैं, और आपको फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स गिवन है, वो कितने के हैं, 100 के हैं। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो मार्जिनल रेट कितना बन जाएगा, 500 बन जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंसेस थोड़ी है, तो नॉर्मल सी चीजें जो हम पीछे पढ़ते हुए आए हैं, हम लोगों ने पढ़ी हैं सारी चीजें, पुराने लेक्चर्स आप कभी ख्वाहिश करें तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। सही है। अच्छा भाई, तो ये मार्जिनल रेट मुझे पता लग गया। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से थोड़ी सी सारी ये चीजें जो है ना, ये मैं हटा देता हूँ। जैसे कि ये, ओह सॉरी, ये तो सेल्स की वैल्यू थी। ओके, चलो सब मिटा दो, कोई टेंशन नहीं है। अरे मैंने वो भी मिटा दिए प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन याद रखना है यार, बस मैं वो गलती से मिटा दिए। अच्छा भाई, सबसे पहले बात करते हैं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर यूनिट्स हमारे पास कितने पड़े हुए थे, 10 मल्टीप्लाई बाय 500। फिर इधर पड़े हुए थे 0 मल्टीप्लाई बाय 500, और यहाँ पड़े हुए थे हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 500। क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर भी सेम हरकत करेंगे, 500 500 एंड 500। बेटा जरा यूनिट्स प्रोड्यूस मुझे एक दफा दोबारा से लिख के दे दो, मैंने गलती से वो भी जल्दबाजी में ना मिटा दिया। तो यूनिट्स प्रोड्यूस कितने 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 थे, जरा वो मुझे लिख के दे दो। 20, मेरे ख्याल से 20 40 ऐसे कुछ थे, 20 थे, 20 45 और 50। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। अच्छा भाई, अब हम लोग जरा बात करते हैं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री, तो पहले की कितनी ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी, 5000 हो जाएगी, सीधी सीधी लाके ओपनिंग इन्वेंट्री लिख देते हैं, ज्यादा बात ही नहीं करते। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 5000 फरवरी की। दूसरे की तो जीरो हो जाएगी, तो इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। और तीसरे की अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितनी हो जाएगी, 500, मेरे ख्याल से 2500 हो जाएगी, देख लीजिएगा जरा, 2500 होनी चाहिए उसूलन। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड्स लिखते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स। अच्छा, अब ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स थे, अगेन हमें तो ऑलरेडी पता है कि वेरिएबल ओवरहेड्स कितने थे, 400 के थे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 400 एंड मल्टीप्लाई बाय 400, यानी कि वेरिएबल ओवरहेड्स तो आपके सेम एज इट इज ही रहेंगे, जो मेरे ख्याल से पहले थे। तो पहले जितने भी थे आपके पास, वही आप अभी भी बता देंगे मुझे। 8000 18000 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 8000 सॉरी, 8000 पहले के थे, 18000 दूसरे के थे, और वेरिएबल ओवरहेड्स यहाँ पे कितने थे, 20000 के थे, तो 20000 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स। लेकिन आप में से कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि यहाँ पे जो हम फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखते हैं वो कौन से लिखते हैं। अब मैं ऑप्शंस भी नहीं दूंगा, आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ जो मैं फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखूंगा वो कौन से लिखूंगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। मतलब ये बच्चा बहुत ध्यान से चीजों को सुनता है, समझता है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो ओवरहेड्स यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं वो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड करते हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड किस तरीके से निकलते हैं, ओ ए आर इंटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, इस तरीके से। अच्छा भाई, अब आप देखें तो आपने पहले फरवरी के अंदर कितने यूनिट्स बनाए थे, 20 यूनिट्स बनाए थे। आपका ओ ए आर कितना है, 100। तो कैलकुलेट कर लीजिए 20 इंटू 100, तो बताइए कितना आंसर आता है, 20 इंटू 100 कितना होता है, जरा कैलकुलेट कर लो। तो 2000 होना चाहिए वैसे, हाँ, है ना, 2000 होना चाहिए ना।
ठीक है, उसके बाद फिर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मार्च का कितना था 4500 यूनिट, 45 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 4500। तो रिकॉर्ड कर लेते हैं 4500। फिर जो तीसरा था उसके अंदर आपने कितने यूनिट्स बनाए थे, 50 यूनिट्स बनाए थे मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आ जाएगा मेरे ख्याल से 5000। तो इसका ओवरहेड का खर्चा कितना आ रहा है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 5000 आ रहा है। इसका एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना आ रहा है, 5000 आ रहा है, राइट। अच्छा भाई, फिर हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगेन 5000 का रेट अप्लाई करके, वो 500 का रेट अप्लाई करके करेंगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आप लोग जरा कैलकुलेट कर लो बेटा, 0 इंटू 500, 5 इंटू 500 एंड 10 इंटू 500, राइट। तो 0 इंटू 500 तो जीरो ही हो जाएगी, तो पहली तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जीरो है। हम्म दूसरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, यहाँ पे एक लाइन खींच लूं मैं आप लोगों के लिए। ओके, दूसरी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो है हमारी 5 इंटू 500, तो ये कितनी हो जाएगी, मेरे ख्याल से 5 इंटू 500 25 2500 होनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। देख लेना बेटा, अभी थोड़ा सा दिमाग जो है ना वो सुबह से दूसरी क्लास ही चल रही थी, उसकी वजह से थोड़ा सा मसला। अच्छा, उसके बाद फिर 2500 आ गया। फिर उसके बाद जो तीसरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी मेरे ख्याल से 10 इंटू 500, तो ये आपकी 5000 आ जाएगी। तो यहाँ पे 5000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। हम्म चलो भाई, अब इनको कैलकुलेट करके आंसर बताओ। 5000 प्लस 8000 प्लस ये हो गया, तो कितना आ रहा है ये, कैलकुलेट कर लो जरा बेटा। मेरे ख्याल से 15000 होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स 15, ओके। दूसरे की कैलकुलेट कर लो, तो दूसरे की कितनी आ रही है, 18, 4500, 2500, 20000 होनी चाहिए। देखो 20000 आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो ना, बस यही वाला एक ही तो क्वेश्चन करना है। फिर उसके बाद अगली देखो बेटा, अगली कौन सी आ रही है, कितनी आ रही है अगली भी कैलकुलेट कर लो। 25 प्लस 20 प्लस 5000 माइनस 5000, तो ये तो हटा दो, तो ये हो जाएगा 22500 मेरे ख्याल से, 22,500, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब क्या करो, जल्दी से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। तो ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। चलो भाई, ग्रॉस प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सवाल के अंदर कोई थी नहीं, मार्केटिंग, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी कोई कॉस्ट ही नहीं थी। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद बस अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन देखना होगा, तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, 21000 में से 15000 पहले माइनस कर दो, तो कितना आ रहा है, 6000। ठीक है बेटा, थैंक यू। 6000, 8000, और ये कितना आ रहा है, 9000, ओके। अच्छा भाई, अब हम लोगों ने देखना है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन को। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे पता लगती है, एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अच्छा, अब आपको मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूं। अब कल तो मैंने आप लोगों से कैलकुलेशन करवाई थी, आज मैं आप इसको डायरेक्टली मैं आपको करना सिखा देता हूं। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना होगा, ऐड या लेस करना होगा अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन को। यहाँ पे अगर हम पीछे जाएं, कभी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मेट भी बनवाया होगा, इसका फॉर्मेट बनवाया था ना, तो कहाँ गया, ये तो उसका है, ठीक है, ठीक है, ये बना हुआ है। चले हम यहाँ लिख लेते हैं लेस या एड अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकलती कैसे थी, पहले तो ये देखिएगा। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकलती कैसे थी, अब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, आपने सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है, अब आप डायरेक्टली सोच के और यहाँ पे रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। सही है। अब मैं आपको बिल्कुल ही प्रो वे के अंदर बता रहा हूँ, जैसे कि मैं जब बच्चे का पेपर चेक कर रहा होता हूँ तो मैं क्या दिमाग के अंदर रख के कर रहा होता हूँ। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकलती कैसे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बताइए जी, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे निकलती है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होता है या नहीं होता, चलें इतना बताते हैं, हाँ या ना। यही होता है, या मैंने थोड़ी सी चालाकी करके थोड़ा गलत बताया है, सोचिए। एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ही होता है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का। आप सब पीछे वाले पेजेस खोल के देख रहे हैं, मतलब क्या टेंशन है? अच्छा जी, इसका मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई जो मैंने अच्छा, ये मैंने ऊपर में हेडिंग भी लिख देता हूँ, ये मैंने बनाई थी पीछे मैंने बनाई थी मार्जिनल की, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल, ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन।
राइट। अच्छा, अगर मैं देखूं तो मेरे एक्चुअल ओवरहेड कितने के हैं? एक्चुअल ओवरहेड है 4000 के। अब जरा सुनना मेरी बात, प्रो मोड पे आ जाओ फौरन से। अब सुनना, आप बिल्कुल, आप सब लोगों के कान बिल्कुल आवाज आवाज तेज कर लो और अब सुनो। मेरे यहाँ पे जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो कितने हैं? 4000 के हैं फरवरी के। और मेरे फरवरी के एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितने के हैं? 2000 के हैं। तो यानी कि एक्चुअल ओवरहेड में से मैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। ऐसे ही पता लग जाएगा। 4000 माइनस 2000 कितना बचा? 2000 बचा। ये 2000 अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है? नोपू को याद करोगे। अब नोपू याद आ जाना चाहिए फौरन से। तो बताइए, ये अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है? सब लोग पॉजिटिव आंसर आ रहा है? नो पू। अंडर एब्जॉर्प्शन, अगर पॉजिटिव आंसर आ जाए यानी कि ये क्या है? ओवर एब्जॉर्प्शन है या अंडर एब्जॉर्प्शन? अंडर एब्जॉर्प्शन है, बिल्कुल सही पहचाना। ये अंडर एब्जॉर्प्शन है। कितने की अंडर एब्जॉर्प्शन हो रही है? 2000 रुपए की अंडर एब्जॉर्प्शन हो रही है। अच्छा, अब यहां पे रिकॉर्ड करते हुए मैंने किसको याद करना होता था? पोनू को याद करना होता था अगर पॉजिटिव है। हाँ, अगर अब आपने ऐसे सोचना है, अंडर एब्जॉर्प्शन है, अब आपने पोनू को याद करना है। तो पोनू को कैसे याद करते थे कि अगर आपकी ओवर एब्जॉर्प्शन है तो प्लस कर देंगे, और अगर अंडर एब्जॉर्प्शन थी तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। दोबारा से याद करें, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं बात को, क्योंकि ये आपके दिमाग में चलना चाहिए पेपर के टाइम पे ना, तो बड़े आसानी से करोगे। पहले तो आपने एक्चुअल ओवरहेड और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का डिफरेंस निकाल लिया, दैट इज 2000 आपके पास आ गया। ये 2000 पॉजिटिव आ रहा था, इसका मतलब आपने नोपू को याद करा। सही है कि अगर पॉजिटिव आंसर आ जाए तो इसका मतलब क्या है? एन ओ। एन मतलब नेगेटिव आंसर आए तो ओवर एब्जॉर्प्शन है, और अगर पॉजिटिव आंसर आ जाए तो अंडर एब्जॉर्प्शन है। अब आपको ये तो पता लग गया था ये अंडर एब्जॉर्प्शन है कितने का? 2000 का। हाँ, यानी कि ये अंडर एब्जॉर्प्शन है, यानी कि 2000 जो आपके पास आया है ये पॉजिटिव आया है। अच्छा, अब जब मैं प्रॉफिट स्टेटमेंट के अंदर इसको रिकॉर्ड करूंगा तो मैं किसको याद करूंगा? PONU, पोनू को याद करूंगा। यानी कि अगर मेरा ये अंडर एब्जॉर्प्शन है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? इस स्टेटमेंट के अंदर लेस कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये अंडर एब्जॉर्प्शन था तो क्या कर देना पड़ेगा? लेस कर देना पड़ेगा। अभी मैं खाली लिखता हूं, अगले के बारे में बात करते हैं, आप प्रो हो जाओगे। अगला क्या है? एक्चुअल ओवरहेड्स मार्च के। एक्चुअल ओवरहेड्स वर 4000। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने? 4500। आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव 500? पहले तो ये बता दीजिए। दोनों को इधर लिख लेते हैं। हाँ भाई, 4000 एक्चुअल ओवरहेड्स है, राइट, और 4500 एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस ही नेगेटिव 500 है, और अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? ओवर एब्जॉर्प्शन। और जब ओवर एब्जॉर्प्शन हुई भी हो तो प्रॉफिट स्टेटमेंट में उसको लाके क्या कर देना? प्लस कर देना, यानी कि 500 यहां पे लाके क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। कैसा? बात समझ आई? कोई सारी कैलकुलेशन खत्म करवानी पिछली, सिर्फ दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डालना था, इसके लिए रोज 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 फॉर्मूले लिखता था, रोज 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 बातें समझाता था। आज मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ वो दो टर्म्स लिख रहा हूँ, नोपू बोनू, और उसके ऊपर सारा काम चल रहा है ये। अच्छा, आप आगे आ जाओ। तो अप्रैल का आपके एब्जॉर्ब्ड वो एक्चुअल ओवरहेड्स कितने के थे? 4000 के थे। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितने के हैं? 5000 के। यानी कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव 1000 आ रहा है या नेगेटिव 1000 आ रहा है? पहले तो ये बता दीजिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। यानी कि अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है इसका मतलब ये क्या है? ओवर एब्जॉर्प्शन हुई हुई है। और अगर ओवर एब्जॉर्प्शन हुई हुई होगी तो प्रॉफिट स्टेटमेंट के अंदर लाके उसको तुम्हें क्या कर देना पड़ेगा? प्लस कर देना पड़ेगा, यानी कि 1000 यहां पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और अब हम क्या कर जाएंगे? प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर जाएंगे। अब हम क्या कर जाएंगे? अपने फाइनल प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर जाएंगे। तो प्रॉफिट अंडर मार्जिनल, ओ सॉरी, अस्तगफिरुल्लाह, एब्जॉर्प्शन। हाँ भाई, तो ये हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा 8500, और ये हो जाएगा 10,000। देख लें जी, दुआ देनी है, अगर दुआ नहीं दोगे तो फिर फायदा नहीं है मेरी मेहनत का। ये जितनी ट्रैक्स, जितनी चीजें मैं सोचता हूँ, बनाता हूँ, ये बस दुआ लेने के लिए और किसी चीज के लिए नहीं है। तो बस ये जरूर करिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और मुझे बताएं, क्या ये तरीके से आपकी पूरी अंडर और एब्जॉर्प्शन ही क्लियर हो गई? आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी? आपको कॉन्सेप्ट पीछे से पता है, आपको फॉर्मुलाज पीछे से सब कुछ पता है, लेकिन जब आप स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो स्टेटमेंट बनाते हुए आपने इतना नहीं सोचना कि बैठ के अलग से। अब याद करो, कल वाली क्लास के अंदर मैंने तुम लोगों से क्या करा था? कल वाली क्लास के अंदर मैंने तुम लोगों से कैलकुलेशन फिर से करवाई थी। हालांकि मैं चाहता तो कल भी ये बात बताता,
लेकिन नहीं, मैं चाह रहा था एक दफा और प्रैक्टिस हो जाए, फिर जब असल बात आएगी तो मैं इनको वहां पे ले जाके बताऊंगा। क्योंकि कल भी मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आप यहाँ फंसो, ताकि आप थोड़ा सा इसको सीखने की कोशिश करो। वंस आप इसको सीख जाओगे, आप एक दफा ये सारी चीजें रिकॉर्ड करना इसको सीख जाओगे, तो बस कुछ भी नहीं करना, उस वाले क्वेश्चन को भी जाओ दोबारा से वैसे भी कर सकते हो जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन करवाए। कोई वर्किंग नहीं, कोई कुछ नहीं, नोपू और पोनू को दोनों को अपना दोस्त बनाओ और उनके थ्रू अपने सवाल को खत्म कर लो। यहां तक बताओ भाई, क्लियर है या नहीं? देख लो भाई, सब कुछ क्लियर है? सब लोग मुझे बताएंगे सब कुछ क्लियर है यहां तक? सही से, बिल्कुल सही से क्लियर है? ये जो अभी आखिरी नोपू और पोनू वाली जो मैंने आप लोगों को ये एक जो ट्रिक है, ये जो मैंने आपको सिखाई है, ये भी सबको क्लियर है? कोई मसला नहीं है इसके अंदर भी किसी को? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब हम लोगों ने ये A1 तरीके से पूरा क्वेश्चन कर लिया मेरे ख्याल से, और तो कुछ नहीं मांग रहा, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये हम लोग का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा सा, इसमें एक छोटा सा पार्ट है। अच्छा, ये इतना आसान पार्ट है, जब आप कर लोगे, जब आप मुझसे ये टॉपिक पढ़ लोगे, आप बोलोगे यार सर अच्छा हुआ ये आपने उस दिन नहीं करवाया था, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये तो कोई मसले की बात ही नहीं है। तो ये हम लोगों ने पूरा एक कंप्लीट एक क्वेश्चन और आज की क्लास के अंदर भी देख लिया। ये हम लोगों ने ये मेरे ख्याल से कहाँ से स्टार्ट किया था, ओके यहाँ से स्टार्ट किया था, एंड देन हम करते गए एंड करते गए एंड ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन करी एंड प्रॉफिट निकाल लिए। डन है, क्लियर है? आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे यार, ठीक है? मुझे ज़रा एक और क्लास लेनी है अभी, तो तुम लोग की क्लास अभी बस हम लोग यहीं तक ही रखेंगे, और उसके बाद फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। और कल की क्लास से पहले मुझे एक छोटी सी बात ज़रूर बता दो कि क्या मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चंस कराने चाहिए या मुझे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर स्विच कर जाना चाहिए, ये आप लोग मुझे बताएंगे। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपने करनी है, अंडरस्टैंड टॉपिक को आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। क्या ये टॉपिक आपके होल्ड में आना शुरू हो गया है, अब आप इसको पकड़ सकते हो इस टॉपिक को सही तरीके से, या मुझे एक आध क्लास के अंदर और इस टॉपिक के ऊपर करना पड़ेगा? अविनाश, तुम देर से आए हो तो तुम्हारी फरमाइश सुनेंगे क्यों हम? निखिल बोल रहा है नेक्स्ट वीक से न्यू टॉपिक। अच्छा भाई, निखिल ने आज जवाब बड़ा टाइट करके दिया था, तो निखिल की बात तो हमें रखनी पड़ेगी। और अविनाश भाई, तुम तो देर से आए थे, बाकी लोग बताएं भाई। आयशा बेटा बताओ, दानियाल बताओ, बाकी लोग। अजीज भाई, कॉस्टिंग खत्म मतलब नहीं, अगला टॉपिक जाएगा, ब्रेक इवन पढ़ना है, लिमिटिंग फैक्टर पढ़ना है, फिर आपने डिसीजन मेकिंग, मेक और बाय डिसीजन पढ़ना है। खत्म कहाँ से हो गई? अच्छा भाई, मोहम्मद हसन कहता है निखिल इज राइट दैट वी हैव टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ठीक है भाई, तो निखिल इज ऑलवेज राइट हो गया ये तो। अच्छा भाई, सही। तो इसका मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि भाई नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीक से, इसका मतलब मैं कल की क्लास के अंदर भी आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, और कल की क्लास के बाद फिर उसके बाद डन करेंगे इस बात को। ठीक है, लॉक करते हैं इस बात को। बेटा प्रैक्टिस देखो, हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस क्लास के अंदर नहीं होगी, क्लास के अंदर तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। प्रैक्टिस हमेशा घर पे होती है बैठ के। जैसे ये क्लास खत्म हो ना, मैं दूसरी क्लास ले रहा हूँ, तुम्हारे पास 1 घंटा है, बोलो अभी 11 बजे, मैं 1 बजे उठूंगा, सही है, मैं बैठा रहता हूँ, पानी वानी पियो, दोबारा आओ, अगला क्वेश्चन खोलो, करना शुरू कर दो। ये होती है प्रैक्टिस। मैं तुम्हें सिखाता रहूंगा, मैं तुम्हें सिखाता रहूंगा, और तुम उसको दोबारा से लिख लिख के कर करके तुम अपना दिमाग खोलोगे। सही, ठीक है। अच्छा भाई, एजाज भाई बोलते हैं कि सर कोर्स बहुत है। कोर्स तो बेटा बहुत है, लेकिन ये देखो ना कि हफ्ते में तुम्हारे सर तुम्हें 7 दिन पढ़ा रहे हैं। बेटा इससे ज्यादा क्या करूं तुम्हारे लिए? मुझे बताओ, कोई कर रहा है तो ऐसे ही देखो, अब मैं और क्या करूं बेटा, मैं क्या करूं? मैं बस यही कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें ज्यादा ज्यादा टाइम पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि मुझे, मैं साफ बात है, मैं जो ना बस यूं यूं करके करा करा के जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ा दूंगा कि हाँ ये तो मैंने करा दिया था, ये तुमने नहीं करा, ये तो मैंने करा दिया था। मैं थोड़ा थोड़ा नहीं कराऊंगा, मैं सब कराऊंगा, डिटेल में कराऊंगा, भले मुझे रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बैठ के कराना पड़े। बट मैं मेरी आदत नहीं है, मतलब आप जो आपके जो A2 के भी बच्चे हैं, आप उनसे भी जाके कभी डिस्कस करें, मेरी आदत नहीं है, कभी भी मैं उनको अकेला नहीं छोड़ा कि भाई अभी उनका तो पीक टाइम कोरोना था, उस वक्त हमारे पास ना इक्विपमेंट्स थे ना ये तमाम चीजें थी। तुम लोग तो बड़े नॉर्मली आराम से बैठ के क्लासेस ले रहे हो, तो उस टाइम तो कैमरा शैमरा कुछ भी नहीं था हमारे पास, हमने इतना सोचा भी नहीं था कि ऐसी क्लासें होंगी। तब भी उनका पूरा सब कुछ कराया था, वो इत्तेफाक से एग्जाम्स नहीं हुए, पर उनकी सारी चीजें कराई हुई थी। तो तुम लोग का तो बहुत अच्छे से जा रहा है। सर मंडे ट्यूसडे ऑफ होगा तो क्लास लेंगे आप ऑनलाइन? मंडे ट्यूसडे क्यों ऑफ होगा, पहली बात तो मुझे ये बता दो। सर एक चीज पढ़ाते हैं, समझ आ जाती है, फिर दूसरी भूल जाते हैं। बेटा इसके लिए एक छोटा सा हल है। इसके लिए हल ये है कि नमाज पढ़ो और सुबह को उठ के बादाम खाओ। तो अब यही हो सकता है बेटा, इसके लिए मैं और क्या बताऊं, घोल के मैं बस पिला रहा हूँ। अब इससे ज्यादा तो तुमने याद तो तुमने ही रखना है ना। मंडे ट्यूसडे की क्यों छुट्टी है, मुझे कोई बच्चा बताएगा? ये इसने यहाँ पे लिखा है मंडे ट्यूसडे छुट्टी है, क्यों छुट्टी है भाई?
ट्यूसडे पाकिस्तान डे है। अच्छा तो वो तो ट्यूसडे हो गया 23rd। और मंडे, मंडे को किस बात की छुट्टी है? मंडे को तो छुट्टी नहीं है ना कोई? अस्तगफुरुल्लाह, इतनी जल्दी जल्दी लिखते हो तुम लोग। सही है, तो मंडे को कोई छुट्टी नहीं है। तो मंडे क्यों लिखा था तुमने? ट्यूसडे को क्लास, जाहिर सी बात है फिर हम ऑनलाइन रखेंगे, हम क्लास छोड़ेंगे नहीं। और हम लोगों ने तो क्या कहते हैं, कंप्लीट लॉकडाउन मंडे से। अच्छा वो जो भी होगा, क्लासें लॉकडाउन होने से, हमारी जो क्लास है हमें कौन रोक सकता है? देखो ये तो एक हमारी सच्ची मोहब्बत है, तो इसको कोई नहीं रोक सकता। हम घर में बैठ के क्लास ले रहे हैं, तो ना आपको कोई रोकेगा ना मुझे कोई रोकेगा इस काम को करने से। तो हम तो करते रहेंगे, ऑनलाइन करते रहेंगे, भले लॉकडाउन हो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। हाँ जी, बिल्कुल। चलो भाई, बस फिर आज इतना ही रखते हैं, और इंशाल्लाह ताला फिर कल की क्लास के अंदर मिलते हैं, और कल एक आध क्वेश्चन और करते हैं, एंड देन फिर ब्रेक इवन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक से। ठीक है? चलो भाई, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा, बस जरूरत है। अल्लाह हाफिज।